अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ सेशन। और बेटा हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज़ IAS 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स। नाम तो है इसका एम्प्लॉई बेनिफिट्स, नंबर है इसका मेरे बच्चों IAS 19 एम्प्लॉई बेनिफिट्स। सर क्या है ये स्टैंडर्ड और क्यों ज़रूरत पेश आई इस स्टैंडर्ड की? तो देखो, सबसे पहले हम कोई भी स्टैंडर्ड डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये ज़रूर डिस्कस करेंगे कि इस स्टैंडर्ड की नीड क्या है, ज़रूरत क्या पेश आई। फिर इसकी बातें भी पढ़ेंगे, जो लफाजी लिखी हुई, जो कहानियाँ लिखी हुई, वो भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमको ये डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एम्प्लॉई बेनिफिट्स। अच्छा, as the name suggests, this standard will be dealing with the employee benefits. सर इस स्टैंडर्ड को कौन अप्लाई कर रहा होगा? इस स्टैंडर्ड को एम्प्लॉयर अप्लाई कर रहा होगा टू अकाउंट फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स। अच्छा, अब बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैं बोलता जाऊंगा, डिस्कस करता जाऊंगा, एंड यू हैव टू नोट इट डाउन। अच्छा, वेयर कैन यू नोट इट डाउन? ये जो बुक आपके पास है इसमें काफ़ी जगह है, बहुत जगह है नोट डाउन करने के लिए। ठीक है, हर पेज के ऊपर नोट्स की जगह भी दी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर ये नोट्स की जगह दी हुई है, यू कैन नोट इट डाउन एनीवेयर। बुक अगर आपके पास है, आपके हाथों में है, इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल दैट व्हेन यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर, गेट होल्ड ऑफ दिस बुक, परचेज दिस बुक। KNS के एडमिन से आपको ये मिल जाएगी, एमर से आप कॉन्टैक्ट कर लें, ही विल प्रोवाइड यू दिस बुक एंड ट्राई टू मेक नोट ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम डिस्कसिंग, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, हम डिस्कस कर लेंगे पूरा के पूरा, आप बोलोगे सर अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया, समझ भी आ गया। बट व्हेन आफ्टर 1 month और 2 month यू विल स्टार्ट रिवाइजिंग योर कंटेंट। ठीक है, तो फिर सिर्फ खाली खूली किताब देखकर चीजें रिवाइज नहीं होंगी। द एग्जाम्पल्स विच यू हैव नोटेड डाउन ड्यूरिंग योर लेक्चर, दोज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू आउट इन रिकॉलिंग द कॉन्सेप्ट। माइंड माई वर्ड्स डियर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये चीजें जो हमने डिस्कस की। तो एम्प्लॉई बेनिफिट्स, तो सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली हेल्प कर रहा है एम्प्लॉयर्स को। किसको हेल्प कर रहा है? टू हेल्प एम्प्लॉयर्स इन अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स। जबरदस्त। इसका मतलब अ कंपनी हु इज पेइंग द एम्प्लॉई, who is giving benefits to the employee, उस कंपनी को अपनी बुक्स में एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स रिकॉर्ड करने हैं, एम्प्लॉई बेनिफिट्स रिकॉर्ड करने हैं। अब उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसे रिकॉर्डिंग होगी, ये सारी बातें इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बातें की गई हैं। अच्छा, एम्प्लॉई बेनिफिट से अब तक हमारे जहनों में क्या है, क्या आते हैं हमारे जहनों में? एम्प्लॉई बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, एम्प्लॉई बेनिफिट्स क्या होते हैं? अच्छा, ये बात तो कहना अजीब होगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम में से हर एक को पता है कि कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का लालच हम में से हर एक के जहन में था, तभी हमने ACCA को ज्वाइन किया कि इधर ACCA क्वालिफाई करेंगे और कहीं अच्छी सी जॉब लगेगी और अच्छी सी जॉब लगेगी और अच्छी सी सैलरी होगी और अच्छे अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। सो वी ऑल नो व्हाट आर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, एक एम्प्लॉई को जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, नाउ दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। और मुझे इसको एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा भी आता है। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, और यू कैन से व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर क्या, कैसे पता लगेगा कि एक बंदा एम्प्लॉई है? अच्छा, ये बातें स्टैंडर्ड की नहीं है, ये बातें जनरल डिस्कशन की हैं, चूंकि बिकॉज you will be having the understanding of this standard, or you are looking at this discussion just after your, I am assuming after your F7। जाहिर सी बात है बीच के पेपर्स तो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है SBR के लिए, लेकिन F7 के बाद नाउ इट्स द स्टैंडर्ड ऑफ SBR, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद SBR। तो मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बेसिक से लेकर चलूँ, बहुत ही ज़्यादा बेस से कॉन्सेप्ट को डेवलप करूँ। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कहें सर ये इतनी आसान बातें हमें पता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होंगी। सो if you already know, even then you can enjoy। ठीक है, अच्छा, employment relationship, now what is the test of employment? अच्छा, employment
देखा जाए ना तो देखने में तो बड़ा आसान लगता है कि सर कोई भी बंदा जो जॉब कर रहा होगा, जो नौकरी कर रहा होगा, वो एम्प्लॉई है। एम्प्लॉयर जो जॉब ले रहा है, जो उससे काम करवा रहा है, वो एम्प्लॉयर है। जो नौकरी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, वो एम्प्लॉई है। इसमें क्या टेंशन वाली बात क्या है? हमने कहा इट्स नॉट दैट इजी, बिकॉज देयर इज अ वेरी फाइन लाइन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन विच एग्जिस्ट्स between employment services, because after all employment employee क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है, और सर्विसेज नजर नहीं आती हैं। ये कोई टेंजिबल गुड्स नहीं है जो वो बेच रहा है, जो वो दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। नहीं, एम्प्लॉई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, और मेरी अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म है बाय द नेम ऑफ HM चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो क्या मैं भी अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं? आंसर इज यस। अच्छा, तो क्या मैं जो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, will these services be counted, or will these services be falling under the umbrella of employment services? Question mark. So here we go about the discussion of employment services and services as a business. तो मैं बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर जो अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज नहीं है। ये अजीब सी बात हो गई। एक एम्प्लॉई जो अपने एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज है, और मैं जो अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज नहीं है। तो सर, इज देयर एनी टेस्ट फॉर दिस? बिकॉज इफ वी हैव डन प्री इंजीनियरिंग या साइंस का किसी का बैकग्राउंड है, तो आपको पता होगा व्हेन यू यूज्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, तो लिटमस पेपर टेस्ट हुआ करता था। एसिड को पता लगाने के लिए, बेस को पता लगाने के लिए। लिटमस पेपर रेड हो जाए, ब्लू हो जाए, एसिड हो गया, बेस हो गया। So sir, is there any test, is there any yardstick, is there any benchmark, is there any criteria to assess कि employment benefits और services as a business? Well, देखो, बहुत ज़्यादा fine line of difference तो नहीं है, बहुत ज़्यादा strict line of difference तो नहीं है, but yes, there are indications, there are indicators, there are criteria which will help you in understanding that which are employment services and which are services as a business. For example, ऐसा हो सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉई है जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने की सर्विसेज दे रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइलेशन की सर्विसेज दे रहा है, और वो उसका काम ही यही है कि वो सीनियर मैनेजर है या मैनेजर फाइनेंस है, उसका काम यही है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, डिस्क्लोजर्स बनाना। ये उसका मेन काम है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनेजर है वो। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सर क्लाइंट या कोई कंपनी एम्प्लॉय को हायर ना करे और मुझे बुलाए, मुनीर साहब हम चाहते हैं कि आपकी फर्म ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दे हमें, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दें हमें, डिस्क्लोजर्स बनाना आपका काम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना आपका काम, सारे रिकन्सिलेशंस बनाना आपका काम। तो सर वही सारे टास्क जो एक एम्प्लॉई को हायर करके उससे कंपनी करवा सकती है, कंपनी कैन एंगेज माई फर्म एंड कैन टेक दी सर्विसेज फ्रॉम मी एज वेल। सो अल्टीमेटली डिलीवरेबल तो अचीव हो रहा है, सर्विसेज भी सेम दी जा रही हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? The difference is that I am not an employee of the company. So sir, what makes you conclude this, that you are not an employee of the company? Okay, जो एम्प्लॉय होता है ना, सबसे पहला टेस्ट, जो एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय, उसकी जो सर्विसेज है ना, उसकी जो सर्विसेज है, पहली बात तो ये होती है कि वो टाइम बाउंड सर्विसेज होती हैं। जनरली बात कर रहा हूं, देखो बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उससे भी पहले दीज सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉई आर गवर्न्ड अंडर employment contract, and these are governed under service arrangement contract.
फिर जो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज होती हैं, ये जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसके ऊपर बहुत सारे लोकल एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल होते हैं. मैनी वेरियस एम्प्लॉयमेंट laws and regulations. No employment laws, no specific laws or regulations applicable. फिर सर एम्प्लॉयमेंट लॉज और रेगुलेशंस होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट लॉज और रेगुलेशंस बहुत बातें बताते हैं. एम्प्लॉयर की क्या जिम्मेदारियां हैं, वर्किंग आवर्स क्या होंगे. वर्किंग आवर्स से याद आया, दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज आर टाइम बाउंड. हमेशा एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज वर्किंग आवर्स बेस्ड होंगी. क्या मतलब वर्किंग आवर्स बेस्ड होंगी? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा कि आपको दिन के 8 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देनी है. ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे से पहले जाओगे हाफ डे लग जाएगा. 15 मिनट लेट आओगे और 3 दफ़ा 15-15 मिनट लेट आ गए, एक दिन के पैसे कट जाएंगे. सो इट्स वेरी मच हार्ड एंड फास्ट, टाइम बाउंड एंड टाइम बेस्ड. Whereas this is not the case in case of services. It is usually deliverable based. मैं कहूँगा ठीक है, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट चाहिए, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए. आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव एग्रीड अ फी. मैं आपसे 1.5 लाख रुपए महीने के चार्ज करूंगा, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दूंगा. आपको 5 तारीख तक मिल जाएगी. मिसाल के तौर पर महीना खत्म हुआ 30th का, 31st का, आपको 10 तारीख तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएगी. मैं 1 दिन आऊँ, 2 दिन आऊँ, 10 दिन आपको प्रेमिसेस पे विजिट करूँ, मैं आपके प्रेमिसेस पर 10 घंटे काम करूँ, अपने ऑफिस में 20 घंटे काम करूँ, या सारा काम ऑनलाइन अपने ऑफिस से कर लूँ, आई एम नॉट बाउंड बाय योर टाइम लिमिटेशंस. ठीक है, मैं आपसे जो कमिट कर रहा हूँ वो डिलीवरेबल कमिट कर रहा हूँ. मैं कोई आपसे सर्विसेज का टाइम कमिट नहीं कर रहा. देखो इसीलिए आमतौर पर होता है ना, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब्स में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, काम खत्म भी हो जाता है. ऐसा नहीं होता मिसाल के तौर पर कि वो मैनेजर फाइनेंस कहे कि यार मैंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, अब मैं घर जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़. एम्प्लॉयर बोलेगा आजा बेटा, बहुत फ्री हो रहा है तू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, चलो बेटा अब ये भी बना दो, अब ये भी काम कर लो, अब वो भी काम कर लो. भाई वो मेरी जेडी का पार्ट थोड़ी है, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट, मैंने अपना काम कर लिया. हमने कहा ये नहीं होता सर जॉब पे. हमने कहा इसीलिए तो कहते हैं नौकरी. तो अगर मैं बिल्कुल सलीस उर्दू के अंदर कहूँ और अगर कोई माइंड ना करे मेरे अल्फाज को, अगर कोई माइंड करे तो माजरत पहले से, नौकरी निकला है नौकर से. सो व्हेन यू आर एन एम्प्लॉई यू आर बेसिकली अ नौकर. Now you have to follow the timelines, you have to follow the guidelines of your employer, boss. You have to listen to every command of your boss, obviously related to the job and job description or job related responsibilities. Every command से ये मुराद नहीं कि वो किसी का कत्ल करने को गया तुमने कत्ल भी करना है, नो. तो बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी. ना 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 ना, यू आर देयर, यू विल बी देयर, you will be available there for any task, for any other responsibility which your employer may impose on you. But in case of a service contract, this is not the case, obviously. Deliverable based है, मैंने आपको डिलीवरेबल देना है, डेट पर डिलीवरेबल देना है. ना दूं फिर बहसबाजी करेंगे, क्यों लेट हुआ, क्या लेट हुआ, फिर पैसे काटने हो आप काट लीजिएगा, लेकिन अभी आप बहस ना करें मुझसे. ठीक होगी बात? इसीलिए चूंकि ये इतनी पाबंदियां हैं ना एम्प्लॉयमेंट में, देखो पाबंदियां हैं, और जब ये पाबंदियां हैं तभी तो हर महीने फिक्स पैसे मिल रहे हैं एम्प्लॉय को. काम कम भी कर रहा है, काम ज़्यादा भी कर रहा है, कभी बीमार भी हो रहा है, कभी लेट भी कर रहा है, लेकिन सर एवरी मंथ एम्प्लॉय इज गेटिंग अ फिक्स अमाउंट. सर किसी महीने डेटा कंपाइल्ड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनी, रेलिवेंट डिपार्टमेंट ने डेटा ही नहीं दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करने के लिए, इवन देन द एम्प्लॉय विल गेट द सैलरी. व्हाई? उसका फॉल्ट थोड़ी था सर, ही विल गेट द सैलरी, ही इज एट फिक्स एम्प्लॉयमेंट. लेकिन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मेरी फर्म को क्लाइंट कह देगा मुनीर साहब डेटा इस दफ़ा भी रेडी नहीं है, डेटा में कुछ मसले मसाइल आ गए हैं, तो इस महीने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाएंगे, हम आपको पैसे भी नहीं देंगे, आप काम भी नहीं करेंगे. बट दिस इज नॉट द केस इन एम्प्लॉयमेंट. ठीक होगी बात? इसका मतलब कि सर अगर तो एम्प्लॉई बाउंड है किसी हद तक किसी दर्जे में, तो एम्प्लॉयर भी तो बाउंड है. और सर जब एम्प्लॉयर भी बाउंड है, किस चीज के लिए बाउंड है? टू प्रोवाइड द कॉन्ट्रेक्चुअल बेनिफिट्स.
जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में उसने बेनिफिट्स एग्री किए हैं वो उसको देने हैं। मंथली सैलरी देनी है, मेडिकल बेनिफिट्स देने हैं, अदर अलाउंसेस देने हैं, गाड़ी का कमिटमेंट किया हुआ है देना है, घर का कमिटमेंट किया हुआ है देना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का कमिटमेंट किया हुआ है देना है, सारे बेनिफिट्स देना है। एंड बेनिफिट्स आर गवर्न्ड, मेनी बेनिफिट्स, many employee benefits are governed under the laws of state। सर ये जो एम्प्लॉयमेंट की जो बेनिफिट्स है ना, दीज आर गवर्न्ड अंडर द लॉ ऑफ स्टेट। ऐसा नहीं कर सकती कंपनी के नहीं इस महीने मैं नहीं दे रही, या कंपनी ये नहीं कर सकती कि अपने एम्प्लॉय को कहे कि भैया इस महीने तो काम नहीं है आपका एंड यू कैन हैव अ ब्रेक फॉर दिस मंथ एंड वी विल नॉट गिव यू एनी सैलरी। एम्प्लॉयर कैन नॉट डू दिस। आर यू गेटिंग दिस माय डियर स्टूडेंट्स? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन सर्विस के केस में कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो मैंने अच्छा, और इस केस में एम्प्लॉई की केस में देयर इज अनदर टेस्ट। बहुत बातें लिख ली, अब बाकी बातें कुछ आप खुद भी लिख लो। देयर इज ऑल्सो अ टेस्ट कि एम्प्लॉई जो काम कर रहा है ना वो अपने लिए नहीं कर रहा, अपने बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा। एम्प्लॉई इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। सो एम्प्लॉई इज वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर, फॉर एम्प्लॉयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसका खुद का कुछ फायदा नहीं हो रहा, ही इज गेटिंग अ फिक्स सैलरी, वो तो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ समवन। बट व्हेन आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज अ बिजनेस, आई एम डूइंग द वर्क फॉर माई ओन सेल्फ, ठीक है। आई एम द बॉस ऑफ माई ओन सेल्फ, ठीक है मेरे बच्चों। और ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बिकॉज आई हैव स्पेंट मोर देन 5 years इन एम्प्लॉयमेंट और सीनियर पोजीशंस पर काम किया मैंने कंपनीज़ की। बहुत और जितना भी सीनियर आप हो जाओ, जितने भी सीनियर आप हो जाओ, यू रिमेन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एंड एम्प्लॉय मीन्स नौकरी, एम्प्लॉयमेंट मीन्स नौकरी, और नौकरी के अंदर जिस लफ्ज़ से शुरू कर नौकर, ये बाहर तो और हर थोड़े दिन बाद ये आपके दिमाग पे स्ट्राइक करता है कि कम वॉट में आई हैव टू डू व्हाट द कंपनी से, आई हैव टू डू व्हाट द ओनर्स से, आई हैव टू डू व्हाट द बॉस से। और बाहर तौर जो सर्विस, जो अपना बिजनेस है, जो अपनी सोल प्रैक्टिस है, बिकॉज आई स्टार्टेड माई सोल प्रैक्टिस बैक इन 2019, और तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं उड़ने लगा हूँ और मेरे पर लग गए हैं। पहले मुझे कैद किया हुआ था एम्प्लॉयमेंट ने, बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट बाउंड बाय एनीथिंग, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी को जवाब नहीं देना, किसी की बातें नहीं सुननी, ऑफिस पॉलिटिक्स को फेस नहीं करना। बाहर तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी फिर बात करेंगे इंशाल्लाह जब कोई बोरियत हो रही होगी। बहुत बातें, बहुत स्टोरीज शेयर करता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर इसी बात से अब मैं इस IAS 19 को लिंक करना चाहूँगा। ये मैंने आपको कहा कि मैनी एम्प्लॉय बेनिफिट्स आर गवर्न अंडर द लॉज ऑफ द स्टेट। तो देखो फिर से यहाँ वर्ड आ गया किसका, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का। तो इसका मतलब कि सर ये वो बेनिफिट्स हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, विच इज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड इनकम ऑफ एम्प्लॉई। And when we say that some amount or any amount is the cost of employer, employer की cost है, तो क्या उस cost की entry करना मुझे आ रही होगी? बहुत सिंपल है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हैं, किताब में लिखी हुई हैं, और हो सकता है आपको याद भी करना पड़े, एग्जाम में आती भी हैं, बट these are so much conceptual that once you have done with the classes, once you are done with the classes, once you have taken the concept, अब आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट वन थिंग विच इज मस्ट इज योर कंसंट्रेशन। आपकी कंसंट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर कंसंट्रेटेड, इफ यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर्स वेरी केयरफुली, यू विल कीप द एग्जाम्पल्स इन योर माइंड, यू विल हैव द कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड, वो नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। एम्प्लॉय बेनिफिट्स, तो सर एम्प्लॉय बेनिफिट्स तो बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी है, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसमें सारे एम्प्लॉय बेनिफिट्स आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की भी बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स वाली किस्में हैं उस पर थोड़ी देर में आते हैं,
लेकिन लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इजी एम्प्लॉय बेनिफिट्स जो हम में सारे को पता है, हमारे मुशाहिदे में है, हमारी ऑब्जर्वेशंस में है. लेट अस डिस्कस दोस. फॉर एग्जाम्पल, क्या सर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्या ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं? सैलरी. जरा मुझे बताएं, क्या ये एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है? सैलरी, जाहिर सी बात है सर, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है. एम्प्लॉयमेंट से तो रोकड़ा मिल रहा, माल मिल रहा, तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ही हुआ ना. जबरदस्त. तो क्या मैं आपको सैलरी की अकाउंटिंग सिखाऊं? नहीं नहीं सर, इतना बच्चा मत समझें आप हमें. अब हम थोड़े बड़े हो गए हैं, सैलरी की अकाउंटिंग ना सिखाएं. तो मैंने बोला बताओ क्या बनती है इसकी अकाउंटिंग? अच्छा बच्चा जल्दी से बता दो. आपने कहा सर कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कंपनी के लिए डेबिट हो जाएगा सैलरी एक्सपेंस, और क्रेडिट हो जाएगी सैलरी पेएबल. अच्छा लेकिन ये कब होगा? ये एंट्री कब बनेगी? अरे ये एंट्री तब बनेगी जब एम्प्लॉई ने सर्विस दे दी, एम्प्लॉई ने इनकम अर्न कर ली, और एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, और एम्प्लॉयर ने सर्विसेज रिसीव कर ली. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम जल्दबाजी में आ गए, अकाउंटिंग एंट्री तो बना लेते हैं और ठीक भी बना लेते हैं, क्योंकि दिस इज वेरी बेसिक अकाउंटिंग एंट्री. बट कैन वी रिकॉल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड by the virtue of which we are landing onto this entry? Anyone? कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? हमने कहा सर कोई भी लायबिलिटी आप बुक करते हैं, वो लायबिलिटी बुक होने के लिए IAS 37 की क्राइटेरिया मीट होने चाहिए. लायबिलिटी की रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट होना चाहिए. एंड व्हाट इज दैट? इट्स वेरी सिंपल. लायबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है? याद होना चाहिए ये आपको. बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, 2-3 पॉइंट क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी. क्या क्राइटेरिया है बोलो? सर होनी चाहिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, लीगल और कंस्ट्रक्टिव, एज द रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स. ऐसी बात है, कुछ इवेंट ऐसा हुआ होगा कि लायबिलिटी मेरी भी जनरेट हुई है. Present obligation as a result of past event, and that obligation could be a legal obligation, could be a constructive obligation. Resulting in outflow of economic benefits, which is probable, or the next criteria can be certain reliably. ऐसे ही कोई मिलता जुलता क्राइटेरिया है इसका, है बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग्स नहीं है, बट दिस इज द पंच लाइन ऑफ द क्राइटेरिया टू रिकॉग्नाइज द लायबिलिटी. तो क्या अगर मैं ये सैलरी की लायबिलिटी बुक कर रहा हूँ, सैलरी एक्सपेंस डेबिट करके सैलरी पेबल क्रेडिट कर रहा हूँ, क्या ये मेरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? जी है, क्योंकि मैं एम्प्लॉई से सर्विसेज ले चुका. लीगल ऑब्लिगेशन है मेरी, ये मैंने सर्विस ले ली है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज देयर, सो दिस इज माई लीगल ऑब्लिगेशन. आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हैं? जी हैं, बिल्कुल सैलरी देनी है मैंने, नहीं दूंगा तो एम्प्लॉई हड़ताल कर देंगे, चप्पल उतार के मारेंगे. अमाउंट कैन बी अ सर्टेन रिलायबली. यस आई नो what is the salary, I know what are the benefits I have to pay to the employees, और amount बिल्कुल reliably certain हो सकती है.
लेट्स बुक द लायबिलिटी। एम्प्लॉयर ने एक्सपेंस इनकर कर लिया है, ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है, हमने एंट्री कर दी। और सर ये एंट्री बहुत आसान है, हमारी रोजमर्रा की एक्टिविटीज के अंदर ही एंट्री है, दिस इज नॉट टेक्निकल। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कर दिया, सैलरी पेबल क्रेडिट कर दी। कोई अलाउंस है, वो अलाउंस आपने डेबिट कर दिया, अलाउंस पेबल क्रेडिट कर दिया। कौन सी रॉकेट साइंस है? इसको ये चीज़ बताने के लिए आपने स्टैंडर्ड बनाया था सर? मैंने कहा नहीं, ये चीज़ बताने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बनाया था। ये तो है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे कि सैलरी हो गई, जैसे कि बोनस हो गया। साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, पूरे साल, मिसाल के तौर पर जन टू दिसंबर का साल चल रहा है, दिसंबर के ऊपर साल खत्म हो रहा है, या जुलाई से जून, अज्यूम कर लो, कुछ भी अज्यूम कर लो। साल खत्म हो गया एंड वी गिव बोनस टू एम्प्लॉइज एवरी ईयर। हर साल खत्म होने पर हम बोनस अनाउंस करते हैं, और भले ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा, बट इट हैज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम आवर पास्ट प्रैक्टिसेस दैट वी डू गिव बोनस टू एम्प्लॉइज एवरी ईयर। तो सर क्या ये ऑब्लिगेशन है? हमने कहा जी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन जरूर है। ठीक है, तो हमने कहा सर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है ये। ठीक है, हम देते आए हैं, एम्प्लॉय से सर्विसेज रिसीव कर ली हैं, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, अमाउंट हमें पता है, बोनस 1 सैलरी के बराबर हम देते हैं, या 2 सैलरी या 3 सैलरी के बराबर हम बोनस देते हैं, एंड वी शुड रिकॉर्ड। कैसे रिकॉर्ड करें सर? अभी पे तो नहीं कर रहे, अरे पेबल रिकॉर्ड करने का बोल रहे हैं, अक्रूवल रिकॉर्ड करने का बोल रहे हैं, अक्रू करने का बोल रहे हैं हम तो आपको, सही है। वो तो जब पे होगा तो पेमेंट की एंट्री बनेगी ना, तो सर इसका मतलब बोनस की एंट्री क्या बनेगी? हमने कहा सर बिल्कुल आसान है, मिसाल के तौर पर 200 एम्प्लॉइज़ हैं और अज्यूम कर लो सबकी सैलरी है ₹1,00,000, अज्यूम कर लो, और ना जो भी सैलरी हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सेल की फाइल है हमारे पास, कैसे सारी कैलकुलेशन करना आती है सर, हम अकाउंटेंट हैं, कोई मजाक तो नहीं है। और सर हम बोनस देते हैं 2 सैलरी के बराबर, तो क्या ये मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगी हमारे पास? बहुत आसानी से। और हर किसी की सैलरी अगर लाख नहीं भी है तो जो भी सैलरी है वो उसकी रिस्पेक्टिव सैलरी उससे मल्टीप्लाई करके वी कैन रिकॉग्नाइज द एक्सपेंस ऑफ द बोनस। तो हमने कहा सर हम करेंगे ये कि बोनस एक्सपेंस को कर लेंगे डेबिट, क्योंकि साल खत्म हो गया है, रिसीव हमने सर्विसेज कर ली हैं, अच्छी सर्विसेज थी, हर साल हम बोनस देते हैं, अभी दिया नहीं है, साल खत्म हो रहा है, बट वी नो द अमाउंट ऑफ द बोनस, वी नो दैट यस वी आर गोइंग टू पे इट, सो वी आर रिकॉर्डिंग इट्स लायबिलिटी, बोनस एक्सपेंस डेबिट। मिसाल के तौर पर 20 मिलियन, बोनस पेबल क्रेडिट 20 मिलियन। और जब भी हम बोनस को पे करेंगे इन द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, लायबिलिटी तो क्रिएट हो गई ना। देखो अब पेमेंट जब हमारे पास पैसा आएगा हम कर देंगे। देखो अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग का पेमेंट से तो वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो जब पैसे आएंगे पे कर देंगे, सिंपल सी बात है यार। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद किस्तों में पे कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके पे कर देंगे। बट टुडे डज द लायबिलिटी एग्जिस्ट? आंसर इज यस, इट डज एग्जिस्ट। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जिनकी आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सैलरी हैं, बोनसेज हैं, वेजेस हैं, अलाउंसेज हैं, दीज आर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म है। मिसाल के तौर पर अगर आपने जून ईयर एंड है और जून की सैलरी आपने अक्रू कर ली, 1 महीने की सैलरी, तो सर अब जैसे ही पीरियड खत्म होगा, लायबिलिटी है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, यू विल पे दो सैलरीज। तो दिस इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और ये हर महीने मिल रहा होगा, हर साल मिल रहा होगा, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। ठीक होगी बात? फॉरेन मिल रहा होगा। तो सर क्या सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म होते हैं? नहीं, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं। देखो शॉर्ट टर्म की कुछ और भी एग्जांपल हैं। जैसे एक एग्जांपल है एब्सेंसेस की, कंपनसेटेड एब्सेंसेस की एग्जांपल है, कंपनसेटेड एब्सेंसेस की एग्जांपल है। कंपनसेटेड एब्सेंसेस क्या है? मिसाल के तौर पर छुट्टियां, एम्प्लॉयर ने कहा कि आप छुट्टियां कर सकते हैं, आप छुट्टियां साल की आप 30 छुट्टियां कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर साल की मैं 30 छुट्टियां कर सकता हूं तो क्या कोई पैसे कटेंगे? नहीं, पैसे नहीं कटेंगे। क्या ये बेनिफिट है? जी ये बेनिफिट है, जी ये बेनिफिट है। आप छुट्टियां कर सकते हैं। तो 2 तरह की केसेस हो सकते हैं। एक हो सकता है लीव पे, और एक होता है लीव
इनकैशमेंट, और एक और केस भी हो सकता है, accumulated absences. It can take these 3 forms. ठीक है, आसान सा कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूं. ये भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में ही आता है. लीव पे किस, अच्छा अब जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड के अंदर ये अल्फाज लिखे हो, लीव पे, लीव इनकैशमेंट, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज प्रिवेलेंट इन द इंडस्ट्री. सो इट्स वेरी गुड टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस. लीव पे, लीव इनकैशमेंट एंड accumulative लीव्स, ये accumulated balances, absences. लीव पे किसको बोलते हैं? देखो बहुत सिंपल है, जितना सिंपल रखोगे चीजों को उतना अच्छा आपके लिए. लीव पे किसको बोलते हैं? लीव पे कहते हैं, मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय है और हमने उसको कहा कि भैया आपकी साल में 30 छुट्टियां आपको मिलेंगी. कितनी मिलेंगी? 30 लीव्स. यू आर एंटाइटल्ड फॉर 30 लीव्स. हाउ मेनी लीव्स? 30 लीव्स. 30 छुट्टियां मिलेंगी. सर उसकी सैलरी कितनी है? भाई उसकी सैलरी है मिसाल के तौर पर 3 लाख. 30 छुट्टियां अलाउड है, यानी 12 महीने में वो 30 छुट्टियां कर सकता है एम्प्लॉयर ने उसको, और एज पर लॉ ये छुट्टियां गिवन होती हैं, दी जाती हैं. ठीक है, एज पर लॉ. जो भी कंट्री होगी, आप जिस भी कंट्री के अंदर हैं, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कुछ आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान भी देख रहे होते हैं, तो जिस भी कंट्री में आप हैं उस कंट्री के लेबर लॉज ये गवर्न करते हैं कि एम्प्लॉय की कितनी छुट्टियां मिलती हैं. अच्छा, पाकिस्तान भी ऐसे लेबर लॉज हैं. कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोलते सर अच्छा हमें तो नहीं पता सर, हमें तो एम्प्लॉयर नहीं देता, या हमारे अब्बा को तो एम्प्लॉयर नहीं देता, उनका इतनी तो नहीं देता. मैंने कहा देना ना देना, मिलना ना मिलना अलग चीज़ है, लॉ मौजूद है. कंप्लाइंट कंपनीज देती हैं, नॉन कंप्लाइंट कंपनीज नहीं देती हैं. अभी हम बात कर रहे हैं एसेंस की और प्रिंसिपल की. लीव पे किसको कहेंगे? देखो लीव पे का मतलब ये सर 30 छुट्टियां हैं, 30 लीव्स इंटाइटलमेंट. मैं कह रहा हूं 30 लीव्स की इंटाइटलमेंट है. तो लीव पे किसको बोलते हैं? लीव पे उसको कहेंगे कि मिसाल के तौर पर आपने छुट्टी की, हर महीने में आपने 2 छुट्टी की, किसी महीने 3 छुट्टी की, किसी महीने 2 छुट्टी की, किसी महीने 3 छुट्टी की आपने छुट्टी. तो मिसाल के तौर पर आपने 10 महीने आपने 2-2 छुट्टियां की, या 8 महीने आपने 2-2 छुट्टियां की, कुछ इस तरह से. लेट्स मेक अ शेड्यूल ऑफ इट. जो 30 है ना, तो 6 महीने आपने 3-3 छुट्टियां की, ये बन गई 18 छुट्टियां. ठीक है भाई, बचे कितने महीने? बचे 6 महीने, और उन 6 महीनों में आपने की 2-2 छुट्टियां, तो ये हो गई 12 छुट्टियां. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 30 डेज बन गए? 6 महीने साल के ऐसे थे जिसमें आपने 3-3 छुट्टियां की, और 6 महीने साल के ऐसे थे जिसमें आपने 2-2 छुट्टियां की, तो आपने 30 छुट्टियां कर ली. लेकिन जो छुट्टियां आप करेंगे, क्या आपकी सैलरी कटेगी? नहीं कटेगी. क्यों? बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड फॉर 30 डेज लीव. आप ले सकते थे, तो आपने पूरे साल में 30 छुट्टियां ले ली. छुट्टी मारी आपने, टुल मारे आपने, मजे किए आपने. कभी नॉर्दर्न एरिया चले गए, कभी जानबूझ के छुट्टी कर ली, कभी बीमारी का बहाना कर लिया, कभी पार्टी पे चले गए, दोस्तों के साथ चले गए, घर पे बताया कि ऑफिस जा रहे हैं, और दोस्तों के साथ हैदराबाद निकल गए, लाहौर निकल गए, 3 दिन बाद वापस आ रहे हैं, छुट्टी ले ली, ज़बरदस्त हो गया. तो अब हो गया, देखना ज़रा. इसका मतलब कि सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि मंथ्स वर्कड, कितने महीने काम किया? 12 महीनों में से 30 दिन तो छुट्टी कर ली. इसका मतलब सर काम किया 11 महीने. मंथ्स पेड, लेकिन सर उसको सैलरी कितने महीनों की मिली? 12 महीनों की. यानी 1 महीना काम नहीं किया, बट स्टिल ही गॉट द फुल अमाउंट. इसका मतलब ये कि सर काम किया 11 महीने, पैसे मिले 12 महीनों के. शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मिल गए, हो गया, खप गया, काम खत्म. मिलने थे मिल गए, एम्प्लॉयर ने देने थे दे दिए, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी खत्म हो गई, एम्प्लॉय को पैसे मिल गए. दैट्स इट.
शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म में विद इन 1 ईयर ही बेनिफिट्स को अवेल करना था और अवेल हो गया, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट किसको कहते हैं? लीव इनकैशमेंट इसको कहते हैं, और अच्छा लीव इनकैशमेंट किसको कहते हैं? लीव इनकैशमेंट कहते हैं कि अल्लाह भला करे 30 छुट्टियां थी। अब होते ही हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरीज कम होती हैं, वो छुट्टी नहीं करते, वो कहते हैं यार छुट्टी करके क्या फ़ायदा, छुट्टी करके घर पे बैठेंगे, घर पे बेगम की बातें सुननी पड़ेंगी, इससे अच्छा ऑफिस जाके बॉस की बातें सुन लेते हैं, वो थोड़ी सी ज़रा फिर मीठी होंगी। अच्छा, और तो वो छुट्टी नहीं करते। छुट्टी नहीं करते इसका मतलब कि उन्होंने 12 के 12 महीने काम किया, कोई छुट्टी नहीं ली। तो हमने पॉलिसी बनाई है कि ठीक है, अगर इफ़ यू डोंट टेक द लीव्स यू कैन इनकैश दैट 1 मंथ। ठीक है, तो हमने कहा सर इस केस में, लीव इनकैशमेंट के केस में, मंथ्स वर्क कितने होंगे? 12 महीने काम किया, मंथ्स पेड, पैसे कितने महीनों के मिलेंगे? 13, यानी कि 12 महीनों की 12 सैलरी मिल रही है। तो जब साल खत्म होने लगेगा तो हम सर 1 महीने का इसकी लीव इनकैशमेंट का भी अक्रूवल करवाएंगे क्लाइंट से। बोले भैया तुमने वादा किया है, छुट्टी नहीं करोगे तो कैश मिलेगा, तो 12 महीने तो जैसे उसने काम किया तुम उसकी सैलरी दे रहे हो, ये जो 1 महीना जो उसने लीव्स नहीं ली हैं जो वो इनकैश करेगा, मेक द प्रोविजन ऑफ दैट इनकैशमेंट टुडे बिकॉज यू हैव एन ऑब्लिगेशन। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, तो लीव इनकैशमेंट का केस हो सकता है। और ये भी हो सकता है मेरे बच्चों, इट कैन टेक अनदर फॉर्म। व्हाट फॉर्म? कि लॉ नहीं, सॉरी, कंपनी की पॉलिसी ये कहती है कि आपने छुट्टी नहीं की, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैरी फॉरवर्ड दैट बैलेंस। यू हैव 30 लीव्स हियर, you can carry it forward to next year. You can carry it forward to the next year. So, don't you think that if the employee has worked 12 months in this year, he has earned this bucket of 30 leaves additionally? Earned it. ऐसा है नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। और सर ये इसका एक्सपेंस आज बुक हो जाना चाहिए, इसका मतलब दिस विल बी कैरीड फॉरवर्ड। तो अब क्या होगा, मैं इन 30 लीव्स का एक्सपेंस आज बुक करूंगा, एक्सपेंस में ये आज चला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? कंपनसेटेड, सॉरी, क्यूम्युलेटिव लीव्स, कोई भी नाम दे दो, क्यूम्युलेटिव लीव्स एक्सपेंस, डेबिट 3 लाख का, and provision for cumulative leaves 3 लाख। एक्सपेंस भी डेबिट किया, लाइबिलिटी भी डेबिट की थी, किसी भी नाम से, अभी हम नाम के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। अब होगा क्या, देखो 3 लाख का प्रोविजन हुआ है। अगले साल क्या होगा सर? अगले साल वो 30 की जगह 60 छुट्टियां करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा। सर वर्ल्ड टूर पे निकल गया 60 दिन के लिए, तो सर अगले साल जब वो वर्ल्ड टूर पर निकल गया 60 दिन के लिए, 30 तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लीव्स थी, तो पूरा साल काम किया, यानी कि पूरे साल के अंदर उसने काम किया सिर्फ और सिर्फ 10 महीने। तो मंथ्स वर्कड 10 महीने। फिर क्या होगा सर? मंथ्स पेड, कितने महीने पे किए जाएंगे उसको? 12 मंथ्स। क्यों? क्योंकि सर 30 दिन इस साल की छुट्टी है। मिसाल के तौर पर सर ये 2023 है, ये 2022 का लीव बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया 2023 में। अब 2023 के अंदर उसने 10 महीने काम किया, 2 महीने की छुट्टी ले ली। 1 महीने की छुट्टी जो उस साल की बनती थी वो ले ली, और 1 महीने की जो एक्यूमुलेटेड या कंपनसेटेड एब्सेंसेस थे, क्यूम्युलेटिव वाले थे, वो ले ली उसने। अच्छा, एम्प्लॉयर का एक्सपेंस कितना होगा? 10 महीने का, 12 महीने का, 13 महीने का? सवाल है आपसे,
10, 12, 13, क्योंकि हम कह सकते हैं ना सर 12 महीने तो उस साल के थे लेकिन 1 महीना और छुट्टी कर ली। एम्प्लॉयर का एक्सपेंस होगा सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स का। एम्प्लॉयर पूरा 12 मंथ्स का एक्सपेंस बुक करेगा, क्योंकि होना तो ये चाहिए था सर कि जब उसकी छुट्टी थी 1 महीने की, देखना जरा गौर से, लीव्स अवेल्ड 2 मंथ्स, होना क्या चाहिए था, इफ नो एक्यूमुलेटेड लीव्स, अगर एक्यूमुलेटेड लीव्स ना होती तो क्या होता। तो हमने कहा सर फिर हम पता क्या करते, हम ये करते, उसको 1 महीने की छुट्टी अलाउड थी, तो 10 मंथ्स वर्कड, ये जाते एक्सपेंस में, ये तो जाएंगे एक्सपेंस में, प्लस एक्सपेंस में। अब जरा देखना होगा क्या, अब जरा देखना पेमेंट जरा देखो कितनी मिलेगी। मैं अगर जरा यहां पर पेमेंट पर आऊं, एक्सपेंस कितना जाएगा पीएनएल में और एम्प्लॉय को पेमेंट कितनी मिलेगी, अभी मैं पूरा सिर्फ और सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेट करवाना चाह रहा हूं आपको। तो हमने सर 10 महीने जिन महीने काम किया उस महीने एक्सपेंस भी किया और उस महीने पेमेंट भी मिली। तो बेसिकली तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, सैलरी पेबल क्रेडिट हो रहा होगा, और फिर वही सैलरी पेबल डेबिट होकर बैंक क्रेडिट हो रहा होगा, तो सैलरी मिल गई। और 1 मंथ लीव उसी में सर सैलरी के साथ साथ, चूंकि ये कंपनसेटेड एब्सेंसेस हैं और अवेल्ड एब्सेंसेस हैं, तो हमने कहा सर ये एक्सपेंस हुआ होगा, ये लीव एक्सपेंस हुआ होगा, और हमने इसकी भी पेमेंट की होगी क्योंकि ये एज पर लॉ अलाउड है। 11 महीने की पेमेंट हो गई। फिर सर इसने एक और मंथ की छुट्टी की, और सर ये जो 2022 की बची हुई लीव्स थी ना, वो उसने अवेल कर ली, तो क्या मैं पेमेंट करूंगा? जी बिल्कुल पेमेंट करूंगा, लेकिन क्या ये मेरा एक्सपेंस जाएगा? नो एक्सपेंस। वाई? क्योंकि मैं इस प्रोविजन को रिवर्स करूंगा और इन लीव्स की पेमेंट कर दूंगा। कैसे? ये वाला प्रोविजन फॉर क्यूमुलेटेड लीव्स डेबिट हो जाएगा 3 लाख से, पेमेंट टू एम्प्लॉई क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है मेरे बच्चा, तो ये मैंने आपको कंपनसेटेड एब्सेंसेस का भी बता दिया, यानी जिस साल की कंपनसेटेड एब्सेंसेस हैं अगर वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, अमाउंट है तो भी प्रोविजन होगा और अगले साल पे हो जाएगा, लेकिन अगर लीव्स क्यूम्यूलेट हो रही हैं तो उसका भी प्रोविजन बुक होगा और अगले साल वो प्रोविजन पेमेंट में यूटिलाइज हो जाएगा। कंपनी का एक्सपेंस अगले साल का 11 महीने का जाएगा पीएनएल के अंदर, 12 महीने का नहीं जाएगा। पेमेंट 12 महीने की जाएगी, एक्सपेंस 12 महीने का नहीं। देख लिया आपने, 10 महीने जो उसने काम किया वो एक्सपेंस गया पीएनएल के अंदर, 1 महीने की छुट्टी जो उस साल से पर्टेन करती थी वो गया पीएनएल के अंदर, और 1 महीने की छुट्टी जो उसने की वो पर्टेन करती थी पिछले साल के कैरी फॉरवर्ड बैलेंस से, तो वो प्रोविजन हमने रिवर्स किया और एम्प्लॉय को पेमेंट कर दी। शॉर्ट टर्म बेनिफिट था जो शॉर्ट टर्म में मिलना चाहिए था, एंड वी प्रोवाइडेड दैट बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन द शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट इसी तरह कोई भी हो सकता है, एंड इट इज वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, एम्प्लॉय हैज अर्न समथिंग,
एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है, या तो वो पे कर देगा, या अगर तो उसने पे करना है इन द नियर पीरियड, इन द नेक्स्ट पीरियड, वो उसको अक्रू कर लेगा और उसको पे कर देगा. सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट था. अगर ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ना भी देता तो भी ये बातें आपको मोर और लेस पता थी. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ डिस्कशन वी विल डिस्कस लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, और हम देखते हैं कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करना क्या इतना ही आसान है. उस वक्त हम देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड के लाने की वजह क्या थी. इस स्टैंडर्ड के लाने की वजह ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स कतन नहीं थे. ये तो बहुत आसान है रिकॉर्ड करना. इस स्टैंडर्ड की वजह वही पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, वही लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करना और देखना शुरू करेंगे. ठीक है बेटा. सो इफ दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू, दैट्स ग्रेट. इंशाल्लाह अगली चीज़ भी क्रिस्टल क्लियर होगी. थैंक यू सो वेरी मच. may Allah bless you all. टेक केयर अ लॉट. मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.